हेलो बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में समझेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। देखिए, मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंडक्टर, दूसरा होता है नॉन कंडक्टर, तीसरा होता है इनके बीच में सेमी कंडक्टर। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट कंडक्टर हो गया, दूसरा कंप्लीट नॉन कंडक्टर हो गया, जो कि नॉन कंडक्टर मतलब जो कि कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा सेमी कंडक्टर, जिसके बीच में लाई करेगा, ना कंप्लीटली कंडक्टर होगा ना कंप्लीटली नॉन कंडक्टर होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इन दोनों का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंडक्टर्स को डिफाइन किया गया, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। ओके, बोला गया कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे फ्रीली मूव करते रहेगा, ठीक है ना, बट इसके अंदर ही मूव करेगा, ये बाहर नहीं आ सकता है। मतलब कंडक्टर का अपना जो खुद का सरफेस होगा, उसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे, है ना, इधर से उधर जाएंगे, मूव करते रहेंगे फ्रीली। ओके, और ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहीं रहेगा, ये इधर मूव नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो इनसाइड कंडक्टर, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया बच्चों? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जीरो हो, नहीं मूव करे, उसको बोलेंगे नॉन कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उसको बोलेंगे कंडक्टर। ओके, अब कंडक्टर के अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को दिखा दिया था, समझा दिया था। यहाँ भी समझ लीजिए, कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आपको जब मैं ये पढ़ा रहा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तब वहाँ समझाया था कि जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, मतलब के क्यू बाई आर होता है। वह आर इज़ अ रेडियस, चार्ज क्यू इसके सरफेस पे, तो पूरे सरफेस पे यही के क्यू बाई आर इसका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर यही रहेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप इसको याद कर लीजिएगा बच्चों कि कंडक्टर्स के सरफेस पे इक्वी पोटेंशियल होता है उसका सरफेस, और कंडक्टर के इनसाइड में एक्चुअली में सरफेस का उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। ये भी मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको वो दिखाता हूँ नोट्स, जहाँ पे आपको बताया था मैंने। देखिए, बहुत ये पीछे होगा, देखिए आप यहाँ पर कंडक्टर्स, हाँ कंडक्टर्स अब आ गया। देखिए इनसाइड में देखिए लिखवाया था सेंटर, इनसाइड और सरफेस, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आप इसको याद करना। और अंदर में कंडक्टर के अंदर में जो फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, देखिए चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज ऑलवेज रिसाइड करता है। आउटर सरफेस पे चार्ज क्यों होता है? तो देखिए उसका मीनिंग, उसका मतलब ये है आउटर होने का, कि चार्ज जितना ज़्यादा सेंटर से दूर रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये वाला। ठीक, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल उतना कम आएगा। ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड ये नेचर है पूरी, मतलब हर बॉडी का नेचर होता है पूरे यूनिवर्स में, कि कोई भी बॉडी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब एक स्टेबिलिटी मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो मिनिमम पोटेंशियल पे यहाँ पर हमेशा ही स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो कोई भी बॉडी जब मिनिमम पोटेंशियल गेन करना चाहेगा, ओके, तो उसके लिए क्या करेगा, बहुत जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज सरफेस तक आ जाएगा, सरफेस के बाहर नहीं जाएगा, सरफेस को नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए जो भी आप चार्ज देंगे, कहीं पर भी देंगे, वो एक तो कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर रिसाइड करेगा, एंड कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ठीक है। तो इस कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं बच्चों, वो कंडक्टर के अंदर लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं है। चार्ज सारा आउटसाइड सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, इसलिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ कंडक्टिंग सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब चाहे कंडक्टिंग सरफेस किसी भी शेप का हो बच्चों, इसके सरफेस के पास में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप में हो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैंने दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ओके, तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में। मतलब डिस्टेंस जो होगा सरफेस से वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब जाकर फील्ड आपको हमेशा इतना मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एंटर करता है ना बच्चों सरफेस में, तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली एंटर करता है। ओके, टेंजेंट से हमेशा क्या बनाएगा एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री ऑलवेज। टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, और ये हमेशा ध्यान रखना कि निकलेगा भी ना तब भी 90 पे ही निकलेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जितना इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, उतना आपको मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इसमें हम लोग को कॉमन पोटेंशियल लिखना है, और इसका जो यूज़ है ना, ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस का, ये आप देखेंगे वहाँ पर भी है, कैपेसिटर में भी। ओके, कैपेसिटर में भी इसका यूज़ है। सो देखिए, हमारे पास दो ऐसा कंडक्टर है, एक के पास चार्ज Q1 है, दूसरे के पास चार्ज Q2 है। दोनों को हम एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे थ्रू अ स्विच। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच इस टाइप का हो गया। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था कि यहाँ पे 3 टाइप का चार्जिंग होता है। ओके, कंडक्टिंग बताया था मैंने आपको, याद होगा। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन था, दूसरा था कंडक्टिंग मेथड, तीसरा था इंडक्शन मेथड। ओके, 3 टाइप का मेथड था वहाँ पर। तो आपको मैंने समझाया था कि जो कंडक्टिंग मेथड होता है उसमें ना हम लोग सिंपल कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं दोनों वायर को, तो क्या होता है कि सपोज कर लो, मैं आपको यहाँ पे बोला भी था उस जगह पे जब आपको बताया था कि हम लोग जब पढ़ेंगे आगे कंडक्टर तब समझाऊंगा। सपोज करें चार्ज Q1 ज़्यादा है Q2 से और R1 ज़्यादा है R2 से, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो Q1 बाई R1 जो पोटेंशियल V1 होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, Q2 बाई R2 से। ठीक है, इसको स्मॉल मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए R2 का क्या हुआ, रेडियस ज़्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर में है, चार्ज कम हो गया, मतलब पोटेंशियल V2 का कम हो गया V1 से। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे आप कनेक्ट करेंगे इसको और पोटेंशियल दिख गया कि पोटेंशियल का डिफरेंस तो है, इसके पास पोटेंशियल कम है, इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है और इसके पास पोटेंशियल कम है, मतलब 1 के पास पोटेंशियल ज़्यादा, 2 के पास पोटेंशियल कम। और जैसे ही बच्चों पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 की तरफ चार्ज जाना स्टार्ट कर देगा। अब रही बात कि चार्ज कितना जाएगा, तो ये नहीं मालूम है, ये आपको मैं दिखाऊंगा निकाल करके। हो सकता है यहाँ से जैसे आप इसको स्विच को क्लोज करें तो यहाँ से हो सकता है x चार्ज निकल के इसके पास +x हो जाए और इसके पास -x हो जाए। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि फाइनली न्यू चार्ज डेवलप होगा, फाइनली न्यू चार्जेस डेवलप होंगे 1 और 2 पर। एक के पास स्मॉल Q1, दूसरे के पास स्मॉल Q2। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। ठीक है, जब तक कि इक्वल ना हो जाए तब तक कि चार्ज का ट्रांसफर चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर तो होगा बट कब तक होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, कब तक होगा। तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस आया। यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि 1 का पोटेंशियल ज़्यादा है 2 से, तभी तो चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हुआ स्विच को क्लोज करते ही।
जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। तो ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक कि बच्चों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ दिखाया है कि जो ये V1 है तो इसको डैश कर लीजिए, V1 डैश V2 डैश है ना, आफ्टर चार्ज ट्रांसफर। तो क्या लिखोगे आप, KQ1/R1 KQ2/R2। ओके, तो ये दोनों जब तक इक्वल आपस में नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होते रहेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा कितना, है ना, चार्ज का ट्रांसफ़र कितना होगा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन से दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, कि कितना चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। जब मैंने आपको कंडक्टर पढ़ाया था ना, मतलब वो कंडक्टिंग मेथड पढ़ाया था, तब बताया था कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, बट कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए बच्चों। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों पे मतलब आफ्टर चार्ज ट्रांसफ़र, है ना, आफ्टर टेकिंग चार्ज ट्रांसफ़र दोनों के पास जो चार्ज होगा वो सेम नेचर का होगा। ये सब मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे सपोज कर ले 20 कूलम है, रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ बच्चों में, ओके, और यहाँ पर सपोज कर लें कि 10 कूलम है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपने स्विच को मान लीजिए क्लोज किया, इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं हम लोग, ओके, 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। ओके, तो आपको चार्ज ट्रांसफ़र बताना है। आप इसको स्फीयर ए, इसको स्फीयर बी मान लीजिए। सबसे पहले काम करें बच्चों आप लोग, इसमें जब स्विच को, एक मिनट रुकिए, चार्ज ट्रांसफ़र आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, पहले क्वेश्चन थोड़ा और लिख दिया जाए, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। देखिए सबसे पहले काम होगा बच्चों कि बिफोर क्लोजिंग आपको पहले पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा किसका ज़्यादा है। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच में जिसके पास 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, चार्ज 20 कूलम है, इसका पोटेंशियल निकाल दीजिए। इसको VA, तो आप लिखेंगे KQ/R। तो आप K का वैल्यू रखिए 9 × 10⁻9 × 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो देखिए आपको यहाँ से एक जीरो कैंसिल दिखेगा होते हुए, ओके। तो हम लोग को मिलेगा 9, मतलब 180 × 10⁻9, एक ज़ीरो भी यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको आप ऐसे लिखिए 18 × 10⁻11, 18 × 10⁻11 वोल्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब जो दूसरा वाला है ना, उसका भी पोटेंशियल आप देखिए, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे किस में पोटेंशियल ज़्यादा है किस में कम है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 कूलम का चार्ज भी है, ओके। ये B है स्फीयर, तो आप V भी देखिए, KQ2, इसको Q1 लिख देता हूँ, ओके, अपॉन R2। तो 9 × 10⁻9 × 10 कूलम डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू, इसका रेडियस एक का, अच्छा, इसका 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 हो गया। सो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 × 5 × 10⁻10, that is 45 × 10⁻10। तो इतना वोल्ट हो गया,
देखिए अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, देखिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बच्चों, 9 और 20, ओके, और यहाँ पर ये 10, यहाँ 10 लिख दिए और ये 5 आगे मल्टीप्लाई हो 45 हो गया। इधर में एक ये मल्टीप्लाई हुआ, ओके, तो 180 हो गया और एक 0 मल्टीप्लाई हुआ, ओके, तो ये दोनों 0 मिलके 10⁻11 हो गए। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, पावर सेम करके कंपैरिजन कर लिया जाए, 180 इंटू 10⁻10। तो देखिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पे 180, बाकी पावर तो सेम है दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि VA का पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि VA ग्रेटर देन VB। ओके, सो अब बच्चों क्या होगा, इतना डिटेल में बच्चों इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि चार्ज ट्रांसफ़र किसके पास से किसके पास होगा, ये समझाने के लिए। तो अब देखिए ये तो रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, इसके पास चार्ज है 20। अब जैसे ही आपने यहाँ पर स्विच को क्लोज किया, यहाँ से कुछ x अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ये जो A है, A का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, B से, तो कुछ x अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा और वो चार्ज ट्रांसफ़र होकर के इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके पास से x अमाउंट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है ना, अभी x तो अननोन है, मालूम नहीं है ना, तो अभी आप कुछ मत मानिए, आप मानिए कि यहाँ से x निकला और यहाँ पर x आ गया, तो इसके पास 10 प्लस x हो जाएगा और पहले वाले के पास 20 माइनस x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल करेंगे, तो VA इज इक्वल टू VB लिखेंगे। अब तो A कितना लिखेंगे आप, K इंटू 20 माइनस एक्स अपॉन 10 सेंटीमीटर है। ओके, दूसरे वाले का लिखेंगे आप K इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 20/100। रेडियस 20 है, ये 100 से 100 कैंसिल कीजिए, K से K को कैंसिल कीजिए, एक 0 भी इसका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 20 माइनस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए इधर में आएगा तो 40 हो जाएगा, 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये आगे इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 30 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू 10 कूलम। मतलब फाइनली ये हो गया यहाँ पर कि आफ्टर टेकिंग चार्ज ट्रांसफ़र इसके पास हो जाएगा अब 10 कूलम, क्योंकि 10 कूलम तो चला गया ना, तो आउट ऑफ 20 अगर 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 10 कूलम ही बचेगा। ठीक है, और इसके पास हो जाएगा 10 प्लस 10 20 कूलम, तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसके पास चार्ज ज़्यादा चला गया। ठीक है, ताकि रेशियो आपस में क्या रहे, चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो क्या रहे आपस में कांस्टेंट रहे, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, तो ये हम लोगों को बच्चों मिल गया यहाँ से। ठीक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दोनों पे जो चार्ज का नेचर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों पे जो चार्ज का नेचर है बच्चों वो बिल्कुल सेम आया, सिमिलर आया। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, आप उसको याद रखिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको चार्ज निकालना आसान रहेगा। डिराइव करके भी आप कर सकते हैं उस फॉर्मूले को, है ना, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर चार्ज Q1 है, ओके, और दूसरा जो स्फीयर है उस पर चार्ज कुछ Q2 है। ठीक,
ऐसे। तो अब इसका रेडियस मान लो R1 हो गया, इसका रेडियस मान लीजिए R2 हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आप इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो कुछ यहाँ से x अमाउंट का चार्ज निकलेगा, तो x इसके पास आ जाएगा, ऐसा आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक आपको फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप उतना सॉल्व करने से बच जाएंगे। तो दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा। तो आपको x अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, शॉर्टकट फॉर्मूला उसका। देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 इंटू Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस एक्स। ओके, आपको x चाहिए तो आप लिखेंगे R2 Q1 माइनस R2 इंटू एक्स इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R1 इंटू एक्स। ओके, अब इसको इधर भेजिए। देखिए अब इसको उठाइए और इसको इधर भेजिए, ठीक है। तो देखिए, या फिर इसको उधर भेज दीजिए उठा कर पूरा कंप्लीटली, तो प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे R2 Q1 माइनस R1 Q2 इज इक्वल टू R2 x प्लस R1 x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको x क्या आएगा, x आपको मालूम चल जाएगा बच्चों यहाँ से R2 Q1 माइनस R1 Q2, ठीक है। और यहाँ पे R1 प्लस R2, ये कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये आपको मालूम हो गया यहाँ से। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्रॉस चेक करके। प्रीवियस वाले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करके चेक कीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला यही है कि R2 Q1 है ना, तो R2 मतलब सेकेंड का रेडियस, तो सेकेंड का रेडियस कितना लिखेंगे। अब मैं सेकेंड का रेडियस देख लेता हूँ एक बार। सेकेंड का रेडियस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ओके। और सेकेंड का चार्ज 10 है, फर्स्ट का चार्ज 20 है। तो देखिए फर्स्ट का चार्ज और सेकेंड का रेडियस, तो फर्स्ट का चार्ज 20 था, सेकेंड का रेडियस भी 20 है सेंटीमीटर, माइनस फर्स्ट का रेडियस दैट इज 10 सेंटीमीटर और सेकेंड का चार्ज दैट इज 10 अपॉन कितना 30, क्योंकि 10 प्लस 20 30 हो जाएगा ना रेडियस। तो देखिए 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 30, तो आपको कितना मिला 300 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 10 कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों 10 कूलम। देखिए यहाँ पर भी कितना आया था 10 कूलम का ही ट्रांसफर हुआ था ना, यहाँ पर भी 10 कूलम का। अच्छा बच्चों यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लिख दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पर 10 कूलम होगा, तो 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ था बच्चों, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, तो उससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज ही देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस x को यहाँ पे पुट करके, ठीक है, यहाँ पर पुट करके आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आफ्टर टेकिंग चार्ज ट्रांसफर, ओके, अगर सर्फ स्फीयर पे मान लो आफ्टर टेकिंग चार्ज ट्रांसफर इस स्फीयर पे Q1 डैश हो जाता है, ओके, और दूसरे वाले स्फीयर पे मान लो कि Q2 डैश हो जाता है। तो अगर आपको Q1 डैश Q2 डैश चाहिए, ठीक, तो अब इसका रेडियस मान लो R1, जस्ट आप एज्यूम कर लें इसका रेडियस R2, तो आप क्या लिखेंगे Q1 डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंटू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए यहाँ से ना आपको दोनों चीज़ मैंने दिखा दिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, उसके निकालने के लिए भी आपको शॉर्टकट फार्मूला दे दिया मैंने आपको, तो आप उस शॉर्टकट फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, दोनों पे चार्ज कितना अपीयर होगा, ये इसके लिए भी फार्मूला दे दिया मैंने। ये और ये फार्मूला भी कैसे आएगा बच्चों, तो जैसे आप इस x को उठा करके
यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम हो जाएगा, ये दोनों। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर होगा ये मालूम हो गया आपको, ठीक है। कितना चार्ज होगा बाद में ये भी आपको मालूम हो गया। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हो रहा था Q1 और Q2, स्मॉल Q1, ठीक है ना, ओके, और यहाँ पर स्मॉल Q2, दोनों का रेडियस वगैरह सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया था। इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। तो आप देखिए यहाँ पर के जो कॉमन पोटेंशियल था एक्चुअली में क्या आ रहा था, V1 डैश इज इक्वल टू K Q1 बाई R1, है ना, ये तो दिखाया था आपको। अब यहाँ से कुछ और भी रिलेशन आपको समझाना है, ठीक है। तो ये हो गया R2, ओके। सो अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है, अगर इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया, ठीक है। और अगर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया बच्चों, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन आएगा, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसी भी कंडक्टर का हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होगा, चार्ज, तो चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे एरिया भी है साथ में, तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो फाइनली एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक है, R2 अपॉन R1 ऐसा आप बोल सकते हैं। थोड़ा इसको सही से लिखा जाए तो R2 अपॉन R1। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है ना, तो फिर इसका मतलब कि सिग्मा अपॉन सिग्मा 2, मतलब सिग्मा समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये भी आप लिख सकते हैं R2 अपॉन R1। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सिंपली होता है बच्चों कि किसी भी बॉडी को अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करना है, किसी बॉडी को जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकता है, उसको बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट any device from electric field। जैसे मान लीजिए आप एक कंडक्टर ले लीजिए, अब इस कंडक्टर में कोई भी आप डिवाइस रख दीजिए, ऐसे कोई भी आप डिवाइस रख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये फील्ड लाइन से इसमें एंटर ही नहीं करेगा, है ना, फील्ड लाइन से ऐसे मतलब यहाँ से एंटर करेगा ही नहीं, फील्ड लाइन से ऐसे एंटर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, बट अंदर में फील्ड लाइन से जीरो होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो अगर अंदर में अगर फील्ड लाइन जीरो होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर अंदर फील्ड लाइन जीरो होगा तो इस डिवाइस को असर नहीं पड़ेगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग बॉडी बना देते हैं, और कंडक्टिंग बॉडी में उस डिवाइस को रख दो तो वो डिवाइस सेफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। मतलब अगर इससे मान लीजिए आप एक ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जो पूरा एकदम कंडक्टर से बना हुआ है, तो बाहर से कितना भी फील्ड आएगा, ठीक है, कितना भी कुछ होगा, आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा, ओके।